भारत सिंगापुर के बीच अहम समझौता। डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में यूपीआई और पे नाउ के बीच शुरू हुई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश में लोगों को मिलेगा कम लागत वाले रियल टाइम भुगतान का विकल्प। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के साथ आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के इरादे से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और एमपी में 70 से ज्यादा जगहों पर छापा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका सुनने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कल दोपहर 3:30 बजे होगी सुनवाई। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में भ्रष्टाचार तोड़ने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की सिफारिश करने पर होगी बातचीत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत अहम खबर के साथ। भारत और सिंगापुर के बीच आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च हो गया है। ये लॉन्च आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिंग लुंग भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यूपीआई और पे नाउ लिंक का लॉन्च एक नए अध्याय का शुभारंभ है। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन नकद भुगतान से अधिक होगा। फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। और पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफी बढ़ा है। बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। और वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने कहा कि इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धन प्रेषण के तेज
और सुविधाजनक रूप से वो कर सकेंगे। Pay Now UPI linkage is India's first cross-border real-time payment systems linkage and Singapore's second. It's also the world's first such linkage to feature cloud-based infrastructure and participation by non-bank financial institutions. As we progressively add more users and use cases, the Pay Now UPI linkage will grow in utility and contribute more to facilitating our trade and our people-to-people links. प्रधानमंत्री ने कल तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ बातचीत की। पीएम ने आज एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मैं उन लोगों के साथ इस बातचीत को हमेशा याद रखूंगा जिन्होंने ऑपरेशन दोस्त में हिस्सा लिया था। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से पार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। इससे कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे।
तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी के जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई थी आप, हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे जी सर, आप में से कहीं होगा तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि आयकर विभाग की टीमें देश के कई राज्यों में इस वक्त छापेमारी कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और छापेमारी यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी और उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे जुड़े ठिकानों पर आईटी विभाग की तरफ से रेड की जा रही है। आईटी विभाग की टीम 15 शहरों में फैले 64 जगहों पर इस वक्त छापे मार रही है। जिन राज्यों में छापेमारी हो रही है उनमें यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी तलाशी अभियान जारी है और ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सुबह हमने खबर बताई एनआईए की टीम 70 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर रही है और दिन होते होते अब आईटी विभाग की टीम से ये छापेमारी। देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। यूफ्लेक्स कंपनी है और 1985 में ये मल्टीनेशनल कंपनी बनी थी। नोएडा में इसका मुख्यालय है और नोएडा में खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है 20 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो नोएडा में ही चल रही है। और आपको बता दें कि शेयर बाजार में भी ये लिस्टेड है ये कंपनी, और इसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने फर्जी बिल का इस्तेमाल किया है इनकम टैक्स बचाने के लिए, और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आप समझ सकते हैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस कंपनी का कारोबार करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, और जिसमें आरोप यह है कि इन्होंने आयकर बचाया था और फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया था। उसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। उसमें कई सारे राज्य शामिल है, कोलकाता शामिल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, नोएडा है। तो ये तमाम जगह है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और डायरेक्टर्स के घर पे भी, और जैसा ये खबर आ रही है, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। कोई सूचना उनके हवाले से? देखिए, बिल्कुल उनके यहाँ पे भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है बल्कि इस कंपनी से जुड़े जो लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से जो निर्णय लेने वाले जो लोग थे, डायरेक्टर, इसके अलावा जो दूसरे मैनेजर वगैरह और जो फर्जी बिलों का इस्तेमाल करते थे, जो लोग फर्जी बिलों को जो बनाते थे, उन सभी के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। और कंपनी में जितने भी लोग हैं अभी किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और इसके अलावा ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उनको खंगाल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। इसके साथ ही मैं आसिम एक चीज का और डेवलपमेंट देना चाहूंगा कि आप सही कह रहे थे कि सुबह एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि किस तरीके से फर्जी बिलों का प्रयोग करके इनकम टैक्स बचाने की कोशिश ये मल्टीनेशनल कंपनी कर रही थी। इसके साथ साथ ही सीबीआई ने भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई पंजाब की 30 से ज्यादा लोकेशन पे छापेमारी की कार्रवाई करी है। ये छापेमारी की कार्रवाई जो एफसीआई गोदाम के जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर हैं, खास तौर से खराब अनाज ये लोग जो एफसीआई गोदाम है वहां सप्लाई करते थे, उनके अच्छे अनाज के नाम पर बिल बनते थे और उसके एवज में जो एफसीआई के जो अधिकारी हैं वो पैसे लेते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीबीआई ने कनक 1 एक ऑपरेशन शुरू किया था, जनवरी में रेड की थी, और आज कनक 2 के तहत ये रेड की कार्रवाई सीबीआई कर रही है। 30 से ज्यादा पंजाब में लोकेशन है जहां सीबीआई की अलग अलग टीमें, एफसीआई कर्मचारी, इसके अलावा अधिकारी और जो प्राइवेट प्लेयर जो अनाज बेचने में शामिल थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई सीबीआई भी कर रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि सीबीआई की तरफ से भी एफसीआई में जो
गलत जो जो दोम क्वालिटी के जो अनाज हुआ करते थे उसके सप्लाई को लेकर भी इस वक्त सीबीआई की छापेमारी पंजाब के अलग अलग शहरों में चल रही है। इस वक्त का ये बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खबर आ रही है पंजाब से भी सीबीआई की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हम रुख करेंगे सीधे नागालैंड का, जहां के तुसांग में गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहा है। सीधे चलते हैं। इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। नागालैंड ENPO एरियाते इलेक्शन निमित्ते बन लगा एनाउंसमेंट करी থাকিছিলে আমি খানলা ENPO লিডার খান পুরা হইলে বি আমি খান হোম মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট লগতে বহি কিনে রাইটস আৰু কি কৰিবলৈ লগা আছে ইটো খান নিমিত্তে কথা কৰি দিছে। আৰু আফটাৰ ইলেকশ্যন এতিয়া কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকা পুৰা কি খান তো কৰিব নাপাৰি কিনে থাকি আছে। ৰাইট আফটাৰ ইলেকশ্যন নাগা রাইজ ENPO নিমিত্তে কি কৰিব লাগে ইটো তো আমি এশ্योर কৰি আছে আপনি আনকে কৰি দিব। मित्रों, मोदी जी ने इन 9 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापन के लिए बहुत सारा काम किया है। इतु मोदी जी लगा प्राइम मिनिस्टरशिप थे इतु 7 साल 8 साल थे नॉर्थ ईस्ट ला डेवलपमेंट निमित्ते नॉर्थ ईस्ट निमित्ते मोदी जी ने बेसी काम करी किने आसे। नॉर्थ ईस्ट की हिंसक घटनाओं में 70% कमी आई है। नॉर्थ ईस्ट थे वायलेंस लगा जाइले 70% डिक्रीज हो जाइए। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60% कमी आई। अमीगला सोल्जर खान लगा इतुखान भी 60% कमती हो जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागरिकों के मृत्यु में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मृत्यु में 83% की कमी आई है, जिससे नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित हुआ है। চাই যাইলে 83% কিবা তো কমতি হৈছে। ইটোৱে सबसे ডাঙৰ কথা कि नॉर्थ ईस्ट মানুহ তো আজি सेफ আছে। नागालैंड के 7 जिलों में से 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब सपा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। नागालैंड 7 डिस्ट्रिक्ट और 15 पुलिस स्टेशन पर आपसा लगा किबा तो खत्म करी दिसे। और आमी विश्वास আছে এইটো बहुत बेसी जल्दी पूरा आपसा तो नागालैंड पर खत्म करी দিব। इस 9 साल के अंदर, 8 साल के अंदर 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट करने वाले मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 8 साल के अंदर 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का विजिट किया है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ पीछे फर्स्ट टाइम আছে नॉर्थ ईस्ट लगा विजिट तो 50 टाइम्स ऊपर कुरिशे ताई ही एकला प्राइम के लिए ढेर सारा काम किया है। बीजेपी सरकार मोदी जी सरकार पूरा ट्राइबल निमित्ते आरो नागा मानु निमित्ते बेसी काम करी किने आसे। पहली बार आजादी के 75 साल के बाद देश के राष्ट्रपति पद पर एक गरीब ट्राइबल महिला को बिठाकर पूरे देश भर के ट्राइब्स को महत्व देना, गौरव देने का काम किया है। आफ्टर 75 years पीछे दे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे एकता गरीब मानु, गरीब वुमेन के, एकता ट्राइबल लेडी के प्रेसिडेंट बनाबोले ला काम बीजेपी सरकार पर कुरिशे। 2014 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 करोड़ था और 2022 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 से इंक्रीज कर 86,000 करोड़ करने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे नागालैंड के तुसांग से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे दूसरी हम खबरों की तरफ। एनआईए की ओर से देश भर में आज ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और एमपी समेत तमाम राज्यों में एक साथ 70 से अधिक जगहों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। कहा जा रहा है कि देश भर में फैले गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को तोड़ने के इरादे से एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। एनआईए की ओर से इससे पहले पिछले साल के आखिर में भी दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ पहले से ही एनआईए के रडार पर हैं। इस मामले में एनआईए कई गैंगस्टर से पूछताछ भी कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद एजेंसी ने एक गैंगस्टर और उसके वकील को गिरफ्तार किया था। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर पाकिस्तान में मारा गया है। इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इम्तियाज हमेशा से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। पिछले साल 4 अक्टूबर को केंद्र ने उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एक आतंकवादी के तौर पर नामित किया था। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बाबरपोरा इलाके का रहने वाला इम्तियाज आलम पाकिस्तान के 23 मई 2019 को कश्मीर में अलकायदा की शाखा अंसार गजवतुल हिंद के मुख्य कमांडर जाकिर मूसा को मारने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई को लेकर उद्धव गुट की याचिका सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। आज अदालत में उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर उद्धव गुट के कार्यालय और बैंक खाते छीन लिए जाएंगे। खबर राज्यसभा से है, जहां बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा, नारेबाजी और वेल में आकर बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले इन सांसदों के खिलाफ संसद की विशेषाधिकार समिति से जांच की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में कांग्रेस के 9 सांसदों और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार उल्लंघन के मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में वेल में आकर शोर शराबा करने, प्ले कार्ड दिखाने और हंगामा करने को लेकर राज्यसभा के सभापति ने यह अहम फैसला किया है। और यहां रुका एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल के लोग देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है।
जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। क्या केंद्र सरकार बेरोजगारों को भत्ता दे रही है? ये सवाल इन दिनों चर्चा में है क्योंकि व्हाट्सएप पर इससे जुड़ा एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवकों को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। इस संबंध में पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी मैसेज करार दिया है। पीआईबी की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है और इस मैसेज को फॉरवर्ड न किया जाए। और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब भी दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क कर सकते हैं ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तमाम, चाहे व्हाट्सएप हो, मेल हो या टेलीग्राम हो, इनके जरिए आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।